पोलो इकिया में इस मेले का उल्लेख किया था। उनका उल्लेख है कि सम्राट शिलादित्य, जिसकी पहचान हर्षवर्धन के रूप में हुई है, हर 5 वर्षों में इकट्ठा की हुई अपनी संपत्ति को जनता के बीच वितरित कर देते थे। अब भी सन्यासियों का आने का क्रम जारी है और इस उम्र में भी इतना उत्साह किसी युवा से कम नहीं है। ये त्याग, तपस्या, साधना और समर्पण का ही परिणाम है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कामा मैकलिन ने उल्लेख किया है कि हेनसांग ने जिस मेले का जिक्र किया था वो शायद कोई बौद्ध उत्सव हो सकता है, यानी उस मेले पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि वो हर 5 साल पर होता था और कुंभ 12 वर्ष पर आयोजित होता है। और इसके अलावा कामा मैकलिन का ये भी तर्क था कि हर्षवर्धन एक बौद्ध सम्राट थे, तो वो कुंभ में कैसे शामिल हो सकते हैं और कुंभ में कैसे अपना सर्वस्व दान कर सकते हैं। एक रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि 19वीं शताब्दी से पहले प्रयाग में कुंभ मेले का कोई ठोस उल्लेख नहीं मिलता है। मत्स्य पुराण के प्रयाग महात्म्य में प्रयाग की महिमा का विस्तृत वर्णन है, लेकिन वहां भी कुंभ मेले का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ें तो बंगाल के महान आध्यात्मिक संत चैतन्य महाप्रभु ने 1514 में प्रयाग की यात्रा की और इसी मकर संक्रांति पर स्नान में भाग लिया। लेकिन बांग्ला भाषा के ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि उन्होंने एक माघ मेले में संगम में स्नान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में प्रयाग में वार्षिक माघ मेले का उल्लेख किया है, किंतु वहां भी 12 साल के चक्र का कोई संदर्भ नहीं है। निजामुद्दीन अहमद के तबकाते अकबरी में भी उल्लेख है कि यह मेला सालाना है, यानी हर वर्ष लगता है, यानी वो कुंभ नहीं था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया है कि प्रयाग विशेष रूप से माघ के महीने में पवित्र माना जाता है। सुजान राय ने खुलासत उत्तवारीख में हरिद्वार कुंभ का उल्लेख किया है और प्रयाग के मेले को एक वार्षिक मेला बताया है। ये जो कुंभ मेला है ना, ये हम सब और यहाँ पर हर कोई अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करना चाहता है और दूसरी तरफ महंत। और एक ये भी दृश्य है कि अपने आराध्य को संगम तट पर पूजित करने की परंपरा है। संगम की भी पूजा की जाती है, गंगा मैया की भी पूजा की जाती है, यमुना जी की भी पूजा की जा रही है और अदृश्य सरस्वती की भी पूजा की जाती है। कुंभ के ऐतिहासिक उल्लेख के उस क्रम को आगे बढ़ाएं तो बहादुर सिंह ने अपने फारसी विश्वकोश यादगारे बहादुरी में उल्लेख किया है कि प्रयाग में मेला माघ के हर सर्दी में आयोजित किया जाता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पूरे शानो शौकत के साथ अलग अलग अखाड़े के संत आगे जा रहे हैं और सबका लक्ष्य एक ही है, पवित्र संगम में अमृत स्नान की डुबकी। माना जाता है कि प्रयागवाल इलाहाबाद के स्थानीय सरयू पारी और कन्याकुब्ज ब्राह्मण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में हरिद्वार कुंभ मेले के 12 साल के चक्र को अपना वार्षिक माघ मेला के लिए अपनाया। तब से ही हर 12 वर्ष पर माघ मेला कुंभ मेले में और कुंभ मेले के 6 साल बाद ये एक अर्ध कुंभ में बदल जाता है। अगर अंग्रेजी शासन की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद प्रयाग क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था। प्रारंभिक ब्रिटिश रिकॉर्ड में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले वार्षिक माघ मेले के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जो कर संबंधी और प्रशासनिक उद्देश्यों के विषय में है।
लेकिन इनमें से कोई भी रिकॉर्ड मेले को कुंभ नाम से नहीं बुलाता है और न ही वो उसे हर 12वें वर्ष में लगने वाले मेले में किसी विशिष्ट महत्व का सुझाव देता है। इसके विपरीत कुंभ मेला नाम से हरिद्वार कुंभ के कई संदर्भ मिलते हैं। इलाहाबाद में मेले में कर मुक्त उपस्थिति मांगने वाले हिंदू राजकुमारों के आवेदनों के कई रिकॉर्ड हैं। फिर ये सभी मेले को वार्षिक मेले के रूप में वर्णित किया गया है, यानी ये मेले हर वर्ष लगा करते थे। एशियाटिक सोसाइटी के भोलानाथ चंदर ने इलाहाबाद में जनवरी में आयोजित वार्षिक के रूप में विशेष महान मेला के रूप में अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। अश्व पर सवार होकर ढोल नगाड़े के साथ आगे बढ़ते ये संत महात्मा सनातन के प्रहरी हैं। उनके छत्रप, उनके अनुयायी, उनके भक्त, ये सब बहुत विशेष हैं और यही तो विशेषता है महाकुंभ की। प्रयाग में कुंभ की चर्चा कर रहे थे तो 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीर्थ यात्रा कर संग्रह संभाला और मेला में स्नान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 रुपए का कर भी लगाया था। सोचिए, उस समय अंग्रेजों ने प्रयागराज के कुंभ में स्नान के लिए हर व्यक्ति से 1 रुपया टैक्स के रूप में लिया था और यह बात है 1806 के कुंभ मेले की। फैनी पार्क में लिखा था कि यह कर गंभीर था। उन दिनों 1 रुपए एक आदमी को 1 महीने के लिए आश्रम में रखने के लिए पर्याप्त था। 1808 के भी कुंभ मेला का जिक्र मिलता है और उसमें तथ्य यह है कि कंपनी ने इलाहाबाद में स्नान करने की इच्छा रखने वाले देशी सैनिकों के लिए तीर्थ यात्रा कर छोड़ने की घोषणा की थी। फिर बात 1833 के कुंभ मेले की। रीवा के राजकुमार विश्वनाथ सिंह ने इस आधार पर कर चुकाने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने स्नान नहीं किया था। हालांकि स्थानीय ब्रिटिश कलेक्टर ने रीवा को 5490 का टैक्स बिल भेजा इस आधार पर कि उन्होंने प्रयागवाल को नियोजित किया था। यह विहंगम नजारा है और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा संगम क्षेत्र जो है वो नौकाओं से अटा पड़ा है और ये जो नौकाएं हैं वो अलग अलग प्रयाग के घाटों से चलती हैं और ये जो आप संगम क्षेत्र में चल रहे एक वाहन को देख रहे हैं, वो जो संगम में फूल गिर जाते हैं पूजा के बाद, अगरबत्तियां गिर जाती हैं या कुछ और रैपर्स गिर जाते हैं, उनकी निरंतर सफाई चल रही है। चूंकि हमारे देश में नदियों को माता स्वरूप पूजित किया जाता है और नदियों को साफ करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे के तहत भी प्रयास किया जा रहा है और वो प्रयास महाकुंभ के अवसर पर भी दिख रहा है।